मिठू तोता कालू कौवे का नौकर था। वो कालू कौवे के सारे काम करता, लेकिन फिर भी कालू कौवा किसी न किसी बात पर उसे मारता ही रहता था। कालू कौवे की पत्नी गौरी कौवी भी कम न थी। वो भी मिठू तोते को मारने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती थी। मिठू तोता कौवे के खेत से टमाटर तोड़कर टोकरी भर लेता है। टमाटर भी तोड़ लिए और खेत का सारा काम भी कर लिया। आज तो मालिक मुझे किसी बात पर नहीं मारेगा। खुशी खुशी मिठू तोता टमाटरों की टोकरी उठाता है और अपने मालिक कौवे के घर जाता है। मालिक, मैं टमाटर ले आया हूँ। तुम सुबह से खेत में गए हुए हो, इतनी देर क्यों लगा दी? साहिब, खेत में काम था, मुझे काम करते करते देर हो गई। बर्तन अभी धोने बाकी हैं। मालकिन, बर्तन तो मैं जाने से पहले ही धो गया था। अच्छा, ज्यादा टें ना करो, जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ। मिठू तोता चुपचाप रसोई में चला जाता है और अपनी मालकिन गौरी कवि के लिए चाय बनाने लगता है। कालू जी, आज तो मिठू को मारने का कोई बहाना नहीं है। हाँ, उसने खेत के सारे काम कर दिए, टमाटर भी ले आया, अब उसे मारे तो किस बात पर मारे? उधर मिठू तोता भी रसोई में चाय बनाते बनाते सोच रहा था और खुश हो रहा था कि आज उसका मालिक उसे किसी बात पर भी नहीं मार सकेगा। सारे काम हो गए, आज तो मालिक को कोई बहाना नहीं मिलेगा मुझे मारने का। मिठू तोता चाय लेकर जाता है और गौरी कवि को दे देता है। मालकिन, अब मैं जाऊं? हाँ, जाओ। तोता वहाँ से चल देता है। कालू जी, कोई बहाना बनाओ, मेरा तो तोते को मारने को दिल कर रहा है। ओए मिट्ठू, वापिस आओ, जल्दी से मेरे पास आओ। तोता डरते डरते कौवे के पास जाता है। जी मालिक, अब क्या हुआ? बाहर बहुत ठंड है और तुमने टोपी क्यों नहीं पहनी? बस इसी बात पर कौवा तोते को मारने लगता है। अगर तू बीमार हो गया तो कौन करेगा हमारे काम? छुट्टी लेकर घर पर बैठ जाना। मुझे छोड़ दे मालिक। मालिक, मेरी आंखें बहुत बड़ी हैं। मैं जब टोपी पहनता हूँ तो टोपी आंखों के सामने आ जाती है, इसलिए मैं टोपी नहीं पहनता। मुझे मत मारिए। मार खाने के बाद तोता वहाँ से चला जाता है। कालू, कालू जी, बहुत अच्छा बहाना ढूंढा तुमने तोते को मारने का। तोता अपने घर जाता है और अपने बच्चों को दाना पानी देता है। दूसरे दिन तोता फिर से काम पर आ जाता है। आज फिर तोते ने सारे ही काम कर दिए थे। कोई भी काम ऐसा ना था कि जिस पर कौवा तोते को मारता। लकड़ियाँ लाए हो? मालिक, लाया हूँ। मैं अभी लकड़ियाँ छोटी कर देता हूँ। तोता कुल्हाड़ा उठाता है और लकड़ियाँ छोटी करने लगता है। हो गई मालिक। सब्जी लाए हो? जी जी मालकिन, सब्जी तो मैंने रसोई में रख दी है। तोते ने तो सारे काम कर दिए हैं, अब मैं तोते को किस बात पर मारूं? मिठू नौकर, यहाँ आओ मेरे पास। मिठू गौरी मालकिन के पास जाता है तो गौरी मिठू को मारने लगती है और कहती है, टोपी क्यों नहीं पहनी? मालकिन, मालकिन मुझे छोड़ दे। मैंने कल मालिक को बता दिया था कि मेरी आंखें बड़ी हैं, टोपी मेरी आंखों के सामने आ जाती है, इसलिए मैं टोपी नहीं पहन सकता। तोता चला जाता है और जाकर सारी बात रानो चिड़िया को बताता है। वो मुझे मारता है, कौवा मुझे मारता है और उसकी पत्नी गौरी कौवी भी मुझे मारती है। बात बात पर वो दोनों मुझे मारते हैं। तोते, मैं उन कौवों से लड़ नहीं सकती, वो कौवे बहुत जालिम हैं। तुम ऐसा करो, चील रानी से जाकर उनकी शिकायत करो। मिठू तोता वहाँ से चला जाता है और चील रानी के पास जाता है। रानी रानी, मैं सारे काम करता हूँ उनके, लेकिन फिर भी वो मुझे बिना वजह मारते हैं। अच्छा, तो बताओ, आज उन्होंने तुम्हें किस बात पर मारा है? जब मैंने सारे काम खत्म कर दिए तो वो मुझे मारने लगे और कहा कि मैंने टोपी क्यों नहीं पहनी। ये सुनकर चील हंसने लग जाती है। इस बात पर मारा? मिठू, तुम जाओ, मैं कौवों से बात करती हूँ। चील रानी कौवों को बुलाती है और कौवों से कहती है, कौवों, ये कोई बात नहीं है किसी नौकर को मारने की। चील रानी, अगर इन नौकरों को दिन में एक बार ना मारे तो हमें सुकून नहीं मिलता, इसलिए कोई बहाना तो बनाना ही पड़ता है। बहाने और भी है, जैसे तुम मिठू को समोसा लेने भेजो और अगर वो समोसा ले आए तो उससे कहना कि चटनी क्यों नहीं लाए। और रानी, अगर वो चटनी भी साथ ले आए तो कहना कि मीठी चटनी क्यों नहीं लाए। एक कोने में छुपा हुआ तोता ये सब सुन रहा था। तो ये चील रानी भी इन कौवों को मुझे मारने के मशवरे दे रही है।
दूसरे दिन जब तोता काम पर जाता है तो कौवा तोते से कहता है, जल्दी जाओ और मेरे लिए समोसे लेकर आओ। जी मालिक, अभी जाता हूँ और समोसे लेकर आता हूँ। मिठू तोता कबूतर चाचा की दुकान पर जाता है और समोसे ले लेता है। चाचा कबूतर, चटनी भी दे दो। लो, मैंने हरी मिर्ची की चटनी डाल दी है। अगर मैं मीठी चटनी ना लेकर गया तो फिर से मार पड़ेगी। चाचा कबूतर, मुझे साथ मीठी चटनी भी दे दो। लेकिन मेरे पास मीठी चटनी तो नहीं है। मिठू तोता समोसे लेकर पहले अपने घर जाता है और घर जाकर मीठी चटनी तैयार करता है। आज तो वो कौवे मुझे किसी बात पर भी नहीं मार सकेंगे। मैंने समोसे भी ले लिए और चटनी भी। कालू जी, वो तोता मीठी चटनी तो कभी नहीं लाएगा, इसलिए आज तो वो जरूर मुझसे पिटेगा। तोता भी आ जाता है। लो मालिक, समोसे। चटनी लाए हो क्या? जी जी मालिक, लाया हूँ। मीठी या नमकीन, कौन सी चटनी लाए हो? मालकिन, दोनों ही है। ये तोता तो बहुत होशियार निकला, अब हम इसे किस बात पर मारे? फिर कौवा मिठू तोते को मारने लगता है और कहता है, टोपी क्यों नहीं पहनी? तोता पिटने के बाद अपने घर चला जाता है और दिल में सोचता है कि आज के बाद वो कौवों के पास काम नहीं करेगा, क्योंकि वो जितना भी काम कर ले उसे मार तो पड़ेगी ही। फिर मिठू तोता चील रानी के पास जाता है और उससे कहता है, रानी रानी, मुझे आप अपने पास काम पर रख लो। मैं अब कौवों के पास और काम नहीं कर सकता। ठीक है, मेरा एक अमरूदों का बाग है, तुम आज से उस बाग की रखवाली करोगे। तोता खुश हो जाता है और अपने काम पर चला जाता है। तोता एक पेड़ पर बैठकर चील रानी के बाग की रखवाली करने लगता है। दूसरे दिन कौवे उड़ते उड़ते बाग में आ जाते हैं। हाँ रे तोते, यहाँ क्या कर रहे हो? आज काम पर नहीं आए। मालिक और मालकिन, मैं यहाँ आपके लिए अमरूद लेने आया था। अब आप यहाँ आगे हो तो खुद ही खा लें। ये अमरूदों का बाग किसका है? ये बाग मेरे मित्र का है। आप परेशान ना हो और जी भरकर अमरूद खाइए। मैं घर से टोकरी लेकर आता हूँ और बच्चों के लिए भी ले जाता हूँ। कौवे खुश हो जाते हैं और अमरूद खाने लगते हैं। तोता भागकर चील रानी के पास जाता है। रानी रानी, वो कौवे आपके बाग से अमरूद खा रहे हैं। मैंने उनको रोका तो कहने लगे कि वो किसी चील रानी से नहीं डरते। उन कौवों की इतनी हिम्मत कि ऐसा कहें, मैं अभी जाकर पूछती हूँ। चील रानी डंडा उठाती है और अपने बाग में जाती है। कौवो, ये अमरूद किससे पूछकर खा रहे हो? चील रानी, मिठू तोता हमारा नौकर हमें बोलकर गया है यहाँ से अमरूद खाने को। नहीं नहीं चील रानी, मैंने ऐसा नहीं कहा। ये कौवे हमेशा मुझे फंसा कर मारते हैं और आज भी ये मुझे मारने के लिए ही जाल बिछा रहे हैं। फिर चील रानी कौवे को पकड़कर खूब मारती है और कौवे रोते हुए अपने घर चले जाते हैं। ज्यादा ना सही, एक बार तो तोते ने कौवों की पिटाई करवा ही दी थी। वो बहुत खुश था और फिर तोता अपने काम में लग जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि कैसे कालू कौवे ने चिड़िया के पैसे चुराकर अपने बेटे जग्गू कौवे को विदेश पढ़ने के लिए भेजा और चिड़िया का बेटा जब विदेश पढ़ने ना जा सका तो वो अपनी मम्मा के साथ फूल बेचने लगा। कालू कालू, हमारे जग्गू का फोन आया है, उसे कुछ पैसों की जरूरत है। मगर मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है। हमारा बेटा जब विदेश से पढ़कर लौटेगा तो हम लुटा देंगे, तुम किसी से उधार ले लो। उधार? चलो मैं देखता हूँ। फिर कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। कालू भैया, मेरे पास तो ये 100 रुपए ही है। आप यही दे दें, बाकी के मैं किसी और से ले लेता हूँ। कालू चिड़िया से 100 रुपए उधार लेकर मिठू के पास जाता है। यार मिठू, पहली बार किसी कौवे का बेटा विदेश पढ़ने गया है। बहुत मुश्किल से भेजा है उसे, मगर वो बहुत परेशान है। क्यों कौवे, क्या हुआ उसे? उसे कुछ पैसों की जरूरत है। अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे देते तो मैं आपको बाद में लुटा दूंगा। ये 100 रुपए है मेरे पास, तो ये ले जाओ। कालू कौवा ऐसे पक्षी पक्षी से मांगकर कुछ पैसे जमा करता है और अपने बेटे जग्गू को भेज देता है। जग्गू जग्गू, क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहे हो? मम्मा पापा ने 500 भेज दिया। तो फिर चलो हम आज पार्टी करते हैं। फिर पिंकी और जग्गू एक बड़े होटल में जाकर पार्टी करते हैं। वो खाते पीते हैं। जग्गू और पिंकी वहाँ बैठे हुए थे कि पिंकी की माँ वहाँ आ जाती है। पिंकी, ये कौन है कौवा? तुम इसके साथ यहाँ क्या कर रही हो?
माँ यही तो है जग्गू, मैंने आपको बताया तो था कि मैं और जग्गू जी एक दूसरे को पसंद करते हैं, मगर ऐसे बाहर होटलों में मिलना हमारे परिवार में नहीं है। सुनो जग्गू बेटा, अगर आप भी मेरी बेटी को पसंद करते हो तो मेरी बेटी से शादी कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। चलो पिंकी बेटी। ऐसे पिंकी की माँ पिंकी को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। पिंकी जग्गू से मिलने नहीं आती। जग्गू कव्वे को तो सारी रात नींद नहीं आती थी। वो सारा दिन सारी रात पढ़ने की बजाय इश्क लड़ाने में ही लगा रहता। वो तो हर समय पिंकी कव्वे के बारे में ही सोचता रहता। फिर एक दिन जग्गू कव्वा पिंकी के घर जाता है। माँ कहाँ है? माँ घर में नजर नहीं आ रही। माँ पड़ोसियों के घर गई है, आने ही वाली होंगी। जग्गू, माँ ने बाहर जाने से मना कर दिया है, और जो बात माँ ने आपसे की थी आपने सोचा है कुछ? हाँ पिंकी, मैं भी आपके बिना नहीं रह सकता, मैं तुमसे शादी करने ही आया हूँ। ये सुनकर पिंकी बहुत खुश हो जाती है। मुझे मालूम था आप जरूर मुझसे शादी करने के लिए मान जाएंगे। फिर 2-3 दिन बाद पिंकी और जग्गू की शादी हो जाती है। आया था जग्गू विदेश डिग्री लेने और कर बैठता है पिंकी से शादी। जग्गू बेटा, 2-4 दिन तो आप मेरे पास ही रह सकते हो, मगर तुम्हें अपने लिए और पिंकी के लिए एक घर का बंदोबस्त करना ही होगा। माँ आप चिंता न करें, जग्गू जी सब कर लेंगे। चलो जग्गू जी, घूमने जाते हैं। गौरी, कई दिन हो गए हमारा जग्गू से राब्ता ही नहीं हुआ, ना फोन ना चिट्ठी। दिन रात पढ़ता है मेरा बेटा, बहुत मसरूफ रहता होगा। गौरी कव्वी ऐसे कहती है। वो ये तो नहीं जानती थी कि उसके लाडले बेटे ने तो वहाँ जाकर पढ़ने की बजाय शादी कर ली है। फोन की घंटी बजती है। लो आ गया मेरे बेटे का फोन। क्या बात कर रहा था जग्गू? उसे पैसों की जरूरत है, मैं अभी कुछ करता। घबराया हुआ तेजी से उड़ता हुआ जा रहा था कि वो एक बड़े पेड़ से टकरा जाता है। वो गिर जाता है, सर में चोट लगती है और कालू कौवा वही मर जाता है। खबर गौरी तक पहुंचती है। मर गया मेरा कालू, अपने बेटे के लिए कोशिश करता करता ही मर गया। अपने बेटे की सफलता भी ना देख सका। अब मैं कैसे सब अकेली करूंगी? चुप कर जाएं गौरी बहन, हम सब है ना आपके साथ। हम मदद करेंगे आपकी, आपके बेटे की पढ़ाई में। गौरी आंटी, जग्गू विदेश है, आप उसे ना बताना कि कालू अंकल अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो परेशान होगा। हाँ कुकू बेटा ठीक कह रहा है। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन जग्गू की सास जग्गू से कहती है, अपने घर का बंदोबस्त करो जग्गू, अब बहुत हो गया है, मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे आने तक कोई फैसला करना, वरना मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। जग्गू की सास चली जाती है। पिंकी, सासू माँ कैसे लड़ रही है मुझसे? माँ ने ठीक ही तो कहा है पति जी, हर पति अपनी पत्नी को बिहाकर अपने घर लेकर जाता है और तुम अपनी सास के घर में रहते हो। मगर मैं कहाँ से घर बनाऊं? एक बार वापस अपने जंगल जाओ और अपने माता पिता से घर बनाने के लिए पैसे लेकर आओ, फिर ही मैं आपके साथ जा सकती हूँ। मैं जाता हूँ, मैं आज ही जाता हूँ। फिर उसी दिन शाम 4 बजे की फ्लाइट से जग्गू अपने जंगल वापस जाता है। माँ, पापा कहाँ है? थोड़ी देर गौरी खामोश रहती है और फिर रोने लग जाती है। छोड़कर चले गए तुम्हारे पापा, हम सबको छोड़कर चले गए। जग्गू, जिस दिन तुमने पैसों के लिए फोन किया था तो बहुत जल्दी में घर से निकले, न जाने कैसे पीपल के पेड़ से टकरा गए, मर गए, तुम्हारे पापा मर गए। चुप कर जाए माँ, मैं हूँ ना, चुप कर जाए। माँ, मैं आपको अपने साथ लेने आया हूँ, अब यहाँ अकेली आप क्या करेंगी? हाँ बेटा, अपनी बूढ़ी माँ को साथ ही ले जाओ, तुम्हारी पढ़ाई भी अब खत्म होने ही वाली होगी। हाँ माँ, मगर इस घर का क्या करेंगे हम? बेटा, ये घर आप बेच दें, ये घर किस काम का हमारे? यही तो जग्गू चाहता था। फिर जग्गू कबूतर से बात करके वो घर बेच देता है और अपनी माँ को साथ लेकर एक ऑटो में बैठकर सागर वाले हवाई अड्डे की तरफ जाता है। रास्ते में एक वीरान जगह जाकर जग्गू ऑटो रुकवाता है। यहाँ क्या काम है आपको?
माँ, मैं अपनी हवाई जहाज की टिकट तो घर ही भूल आया। मैं अभी लेकर आता हूँ। आप इस पेड़ पर बैठकर मेरा इंतजार करें। ऐसे जग्गू अपनी माँ को वीराने में एक पेड़ पर बिठाकर ऑटो लेकर आगे बढ़ता है। हवाई अड्डे की तरफ चलो। मगर आप तो टिकट लेने वापस, जो कहा है करो। फिर वो पक्षी ऑटो लेकर हवाई अड्डे की तरफ जाता है। चिड़िया, उस कौवे का बेटा उसे वीराने में छोड़कर चला गया है। वो आपकी पुरानी सहेली है। जाएं और उसकी खबर लें। ये सुनकर चिड़िया भागती है। गौरी, चलो मेरे साथ चलो। चिड़िया, जग्गू अभी तक नहीं लौटा टिकट लेकर। मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। गौरी, जग्गू आपको छोड़कर विदेश चला गया है। मैं आपको लेने आई हूँ। मैं और मेरा बेटा इतना तो कमा लेते हैं कि आपको 2 वक्त का दाना दे सकें। चिड़िया की ये बात सुनकर गौरी कौवी रोती हुई चिड़िया के साथ जाती है। वो रास्ते में जाते हुए सोच रही थी कि जग्गू के विदेश जाने की कहानी चिड़िया से ही शुरू हुई और चिड़िया पर ही खत्म हुई। मगर सफलता उसे नहीं बल्कि चिड़िया को मिली, क्योंकि हराम की कमाई खाकर लिखने पढ़ने वाले कभी आपको सहयोग नहीं दे सकते। आपका धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि जग्गू की फ्लाइट का क्या टाइम था? हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।